जी जनाब, अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स होती हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, और इसके प्रोसेसेस क्या हैं, इसके प्रोसीजर्स क्या है। बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज़ें आपको पता है कि हम लोग एंड पे कर रहे हैं ताकि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे सामने हो। तो ये वाली मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी, जो आपको थोड़ी बोरिंग भी लगेंगी। तो इसलिए इसमें मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन चीज़ों को इसी तरीके से एक दफ़ा सुन लीजिए। जो डिफरेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनको ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इसका कोई मकसद ज़रूर है। क्योंकि एग्जामिनर इसमें से बहुत छोटे छोटे MCQs बना के आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट के पूछ सकता है। तो हम लोग उन तमाम आस्पेक्ट को बहुत क्विकली कवर कर लेंगे। इन वीडियोज़ को सिर्फ एक दफ़ा सुनने की ज़रूरत है, उसके बाद इन वीडियोज़ को दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं जनाब, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो ये पर्पज़ बहुत ईजी सा है कि वी वांट टू मेंटेन अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम हो जिसके थ्रू अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन हो, और वो किस लिए हो, वो उसके फाइनेंशियल, वो उसके जो यूज़र्स हैं, जो इसके ऑनर हैं, जो इसके पार्टनर्स हैं, जो बाहर के लोग इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, जिनको हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उन तमाम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि ये बिज़नेस एक्चुअली कर क्या रहा है। ठीक है जी। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ऐसे तमाम चीज़ों को मेंटेन किया जाए जो कि इस बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड इट हैज़ अनदर पर्पज दैट रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। राइट, देर आर अदर स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के थ्रू भी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के थ्रू भी इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी नॉर्मली ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर से ही निकल रही होती है। ठीक है जी। तो मेन पर्पस जो है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जाए और उसको रिपोर्ट किया जाए एंड एक अप्रोप्रिएट मैनर के थ्रू। सो दिस इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पर्पस है। हम लोग आगे चलते हैं जनाब, अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि वो जो पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे। तो जनाब ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसको हम बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जनाब, बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो बुक कीपिंग के मुतालिक जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, डैट आर एक्चुअली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो फाइनेंशियल इंपैक्ट जिनका है जिन चीज़ों का, उनकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उन ट्रांजैक्शन को समराइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और उसके बाद उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, समराइज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए और फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो ये 4 काम थे जो हम लोगों ने अकाउंटिंग के देखे थे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए, उनको क्लासिफाई किया जाए, उनको समराइज किया जाए और उनको प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए। तो इस काम को करने के लिए जो सिस्टम हम लोग मेंटेन करते हैं इसे बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं जी इसके कंपोनेंट्स और एक होते हैं जी इसके प्रोसेसेस। कंपोनेंट्स ऑफ बुक कीपिंग में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो आप मेंटेन करते हैं। प्रोसेसेस में ये आता है कि ये कंपोनेंट्स आप कैसे मेंटेन करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा और मेन जो कंपोनेंट है वो है जी चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आप ये मेंटेन कर लेते हैं, आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपके अकाउंट्स कैसे होंगे। आपका परचेज का अकाउंट बनेगा, आपका सेल्स का अकाउंट बनेगा, आप किस तरीके से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आती है। जितने अकाउंट्स आपके मेंटेन हो रहे हैं, जिनमें आप डेबिट क्रेडिट की एंट्रियां करते हैं, उन तमाम अकाउंट की एक लिस्ट को जो कि प्रॉपरली ऑर्डर्ड होती है, जिसका प्रॉपरली सॉर्टिंग होती है, उसको हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, किसी भी कंपनी की बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर, कि एक प्रॉपरली डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट हो, हमें पता हो कि किस तरह की एंट्री हमने कौन से अकाउंट में पोस्ट करनी। राइट, और किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक अकाउंट का कोड होता है और फिर उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल एसेट का एक अकाउंट होगा तो उसका कोड कुछ इस तरीके से होगा 1200 और उसका नाम होगा जी एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, यहाँ हम कहते हैं एसेट मशीनरी।
ठीक है जी। तो इस तरीके से उसका एक कोड होगा और उसका एक नाम होगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट इज जस्ट द लिस्ट ऑफ ऑल द अकाउंट्स। और देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसकी एक रसीद बनती होगी, उसका एक एक आपको बिल मिलता होगा कस्टमर से। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ परचेज की तो उसका बिल बना होगा, उसके कुछ फॉर एग्जांपल अगर आपने वो चीज़ इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके कुछ चालान फॉर्म्स होंगे। ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ से रिकॉर्ड होती है। तो कभी भी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। आपने परचेजेस की, आप दुकान से चीज़ लेने गए तो उसने आपको एक बिल बना के दे दिया। आपने बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की पूरी एक फ़ाइल बन जाती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने गाड़ी परचेज़ की, गाड़ी की इनवाइस, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की तमाम चीज़ों को सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट भी आपके अकाउंटिंग सिस्टम का कंपोनेंट होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको संभाल के रखें, राइट। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंटरनली जनरेट हो रही होती है उसके लिए आप रजिस्टर्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाफ की अटेंडेंस का रजिस्टर, स्टाफ के एक्सपेंसेस का रजिस्टर, स्टाफ की जो लेट अराइवल्स है उसका रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे रजिस्टर्स आप बना लेते हैं। इन तमाम रजिस्टर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ रजिस्टर विच इज़ कॉल्ड पीपीई रजिस्टर, जिसमें तमाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंटर हुआ होता है। तो इस तरह के तमाम रजिस्टर्स जो होते हैं ये भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। इनसे भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं वाउचर्स। देखिए कोई भी एंट्री जब आपने पोस्ट करनी है तो उसके लिए एक वाउचर बनता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो एंट्री लिखी होती है। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की है तो, और कैश सेल्स किया है तो कैश टू सेल्स के नाम से एक आपका सेल्स का वाउचर बनेगा, और उस वाउचर के साथ उस ट्रांजैक्शन से मुतालिक जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो सारी उसी वाउचर के नीचे स्टैपल हो जाएगी, उसके साथ अटैच हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक अगर आप सेल्स करते हैं तो सेल्स के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। सबसे पहले सेल की इनवॉइस, सेल वाउचर आप लोगों ने बनाया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के साथ नीचे बहुत सारी चीज़ें अटैच है। सबसे पहले इनवॉइस अटैच है। आपने किसी कस्टमर को इनवॉइस दी होगी ना, उसको बिल बना के दिया होगा तो उस बिल की एक कॉपी आपके पास भी होगी। फिर आपने अगर उसको गुड्स दे दी हैं तो जब गुड्स या चीज़ें आपके गोदाम से निकली हैं तो फिर आपको गुड डिस्पैच नोट मिला होगा, ठीक है। गोदाम के स्टाफ ने अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है, कागज़ जिस पे लिखा होता है कि ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बंदे को दे दी। इसके अलावा और बहुत सारी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस वाउचर के नीचे लगी होंगी। इस वाउचर के ऊपर ये एंट्री लिखी होगी और इस वाउचर का नंबर जो है जब हम एंट्री लिख रहे होंगे तो हम उसके साथ लिख देंगे कि वाउचर नंबर 4565, ठीक है। और जब भी कभी हमने देखना होगा कि इसके ऊपर साइन किसने किए, इसको गुड्स किसने दी, इसको गुड्स जो देने वाला जो स्टाफ था उसके साइन किधर हैं, क्या वाकई ही इसको चीज़ें चली गई, तो हम लोग सिंपल ये वाउचर निकालेंगे, उसके नीचे इस सेल से मुतालिक तमाम सोर्स डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, राइट। इसी तरीके से हम लोग कुछ फॉर्म्स मेंटेन करते हैं और उन फॉर्म्स की बेसिस पे भी हम लोग एंट्री परफॉर्म करते हैं। देन जब आप एंट्री पोस्ट करते हैं तो आप उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, आप उसको जर्नल में पोस्ट करते हैं। फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं, ये वाली चीज़ें भी आपके अकाउंटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर आप ट्रायल बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर द कंपोनेंट ऑफ बुक कीपिंग, राइट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मेंटेन की जाती हैं अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। हम लोग आगे चलते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि कॉस्ट, ये जो आपकी अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम है इसके प्रोसेसेस की बात करते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस में ये चीज़ बताई जाती है कि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम हम लोगों ने मेंटेन किए हैं, इन करने हैं, इनको कैसे मेंटेन किया जाए। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर एक डॉक्यूमेंट का एक यूनिक नंबर होगा और उसी यूनिक नंबर की बेस पे एंट्रीज होंगी। फॉर एग्जांपल जितने भी वाउचर्स हैं सारों के ऊपर नंबर लिखा होगा और कोई भी वाउचर एक से ज़्यादा दफ़ा पोस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। तो प्री नंबर्ड डॉक्यूमेंट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप
जब उसको प्री नंबर डॉक्यूमेंट देंगे तो कोई भी बंदा गलत एंट्री पोस्ट नहीं कर सकता, एंट्री को दूसरी दफ़ा पोस्ट नहीं किया जा सकता, और ये भी पता चल जाएगा कि एंट्री कोई मिस तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट जो है ना वो आपके पास बहुत सारे वाउचर्स आ गए, अब आप उसकी एंट्री कर रहे हैं, अभी आपने रिसेंटली 4546 नंबर वाउचर एंटर किया, जब आप अगला एंटर करने लगे तो वो था 4548, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इसके दरमियान में भी एक वाउचर है जो एंटर नहीं हुआ, राइट। तो इस तरीके से प्री नंबर एंट्री से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल करने में आसानी होती है, एंट्रीज के अंदर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई एंट्री पोस्ट हो उससे पहले वो अप्रोप्रिएट लेवल पे ऑथोराइज की जाए, ठीक है। ये ना हो कि कोई बंदा जो अकाउंटेंट है वो बैठा हुआ अपनी मर्जी से एंट्रियां करी जा रहा है। देखे ना, आपने एक एंट्री पोस्ट करनी है और वो एंट्री है जनाब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की एंट्री आप क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का बिल आपके अकाउंटेंट को कहीं से मिला, उसको वो डालना था एंट्री, तो उसने 2000 रुपये का वो बिल था, 2000 की बजाय 2500 की एंट्री डाल दी, 2000 रुपये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पे कर दिया, 500 रुपये अपनी जेब में, चल भाई किसी ने क्या कौन सा को देखना है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, हर एंट्री अप्रोप्रिएट लेवल पे, हर वाउचर अप्रोप्रिएट लेवल पे ऑथोराइज होगा, मालिक ऑथोराइज करेगा उस बिजनेस को अगर वो छोटा बिजनेस है, अदरवाइज मैनेजर्स हायर किए जाएंगे जो कि उस एंट्री को ऑथोराइज करेंगे कि क्या ये एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हर एंट्री जो हो गई है उसको पीरियोडिकली रिव्यू किया जाए, मालिक या जो कंपनी के मैनेजर्स हैं या जो हायर मैनेजमेंट है वो उसको रिव्यू करे कि क्या ये एंट्री ठीक पोस्ट हुई है। इसके अलावा एंट्री को पोस्ट करने के लिए एक और काम किया जाता है विच इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, राइट। अच्छा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का क्या मतलब है कि ये जो वाउचर है इसको क्रिएट करने का इख्तियार एक बंदे को दे दिया जाए, पेमेंट करने का इख्तियार दूसरे बंदे को दे दिया जाए, और पोस्टिंग करने का इख्तियार यानी कि इस वाउचर की एंट्री करने का इख्तियार किसी तीसरे बंदे को दे दिया जाए। तो जनाब जो बंदा क्रिएट करेगा वो पहले जो बिल होगा उसको देखेगा कि बिल वाकई ठीक है, और जो पेमेंट करेगा वो भी बिल को देखेगा बिल गलत तो नहीं है, और जो बंदा उसकी डबल एंट्री कर रहा है वो भी तमाम इन्फॉर्मेशन को चेक करके डबल एंट्री करेगा। तो ऐसे जब 3 लोग एक काम में इन्वॉल्व होंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि उसमें कोई 2 नंबर ही हो। 3 लोग जब एक काम में इन्वॉल्व होंगे तो सारे लोग जब एक एक करके चेक कर रहे हैं तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करें, एक बंदा एंट्री पोस्ट कर रहा हो, एक बंदा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हो, एक बंदा जो है वो उसकी पेमेंट कर रहा हो, तो इस तरीके से जो है ना वो आप बेहतर काम कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन एंड अपडेट ऑफ एंट्रीज, इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन कर दिए जाएं कि कौन बंदा इस काबिल है कि वो एंट्रीज को चेंज कर सके, क्योंकि एक दफ़ा एंट्री हो गई, ये ना हो कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी थी, मिस्टर ए जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने जो है ना वो सोचा कि अच्छा चलें ठीक है, अभी तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से जब एंट्री पोस्ट हो जाएगी ना, एक दिन मैं थोड़ा जल्दी आऊँगा सुबह 8 बजे आके, तो मैं वो एंट्री चेंज कर दूंगा, मैं 2000 की बजाय 2500 की एंट्री कर दूंगा, ठीक है। पेमेंट मैंने करनी है या क्रिएट मैंने करना है, तो मैं उसको इस तरीके से हैंडल कर लूँगा किसी ना किसी तरीके से, सही है जनाब। तो ये रूल्स डिफाइन करने चाहिए कि कौन बंदा इस एंट्री को करेक्ट कर सकता है, कौन बंदा इसको अपडेट कर सकता है। नॉर्मली जो हायर मैनेजमेंट है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो एंट्रीज को करेक्ट कर सके। ऑडिट ट्रेल मेंटेन की जाती है। ऑडिट ट्रेल का क्या मतलब है? ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि तमाम वाउचर्स, तमाम रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, उसकी प्रॉपर फाइलिंग की जाए, उसको ऐसे रखा जाए कि कल को अगर कोई ऑडिटर आके ये कहता है कि भाई फलां एंट्री का फलां वाउचर निकाल के दो, तो आप फ़ौरन से उसको निकाल सकें। ये ना हो कि आप सोचेंगे अच्छा जी ये मेरे पास तो पूरे कमरे के अंदर कहीं ना कहीं तो पड़ा ही होगा। तो ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको डिफाइन किया जाना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कि हम लोग ऑडिट ट्रेल ऐसे मेंटेन करें कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो तो हमें मिल जाए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड किसके पास होगा। इसके लिए रूल्स डिफाइन किए जाने चाहिए कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ये किसके पास होगा, हमारी कैश बुक किसके पास होगी, हमारे जनरल वाउचर्स किसके पास होंगे, रात को ये अकाउंट्स किस तरह से क्लोज होंगे, कौन कौन इसकी सिक्योरिटी पे बैठेगा। क्योंकि ये ना हो कि कल को कोई बंदा आए और वो कोई ऐसी एंट्री इसमें पोस्ट कर दे और वो एंट्री पकड़ी ना जाए। अब देखें ना, कंपनी के अंदर तो शायद डेली बेसिस पे हज़ारों एंट्रियाँ हो रही हैं, तो बीच में कोई बंदा 2 नंबर एंट्री कर दे तो वो पकड़ी नहीं जाएगी और उससे कंपनी को नुकसान हो सकता है।
तो इसलिए कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके पास प्रॉपरली मेंटेन हो। तो जनाब अकाउंटिंग सिस्टम की हम लोगों ने बात की, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसमें हमने अकाउंटिंग प्रोसेसेस की बात की, इसमें हमने अकाउंट के कंपोनेंट की बात की। अब आपने ये अपनी बुक से एक दफ़ा इससे रेलिवेंट जो एरिया है उसको पढ़ लेना है। मेजॉरिटी यही बातें जो मैंने यहाँ पे की हैं, दैट विल बी इनफ फॉर दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक, राइट। थैंक यू जी जनाब। अब हम बात करने जा रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, कौन कौन से इदारे हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रेगुलेट करते हैं। आल्दो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि IFRS और ISS क्या होते हैं। IS2 के अंदर हम लोगों ने पहली दफ़ा IFRS को देखा था जब हम इन्वेंट्री का एरिया कर रहे थे। तो अब उन चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस कर लिया जाए। देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अकाउंटिंग रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, जो फॉलो किए जाते हैं, उनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या GAAP गैप कहते हैं। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बहुत सारे ममालिक में फॉलो की जाती हैं और पाकिस्तान में भी इसको फॉलो किया जाता है, इस वजह से कि यूनिवर्सली जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको वैसी ही इंफॉर्मेशन मिले जैसी इंफॉर्मेशन उनको अपने मुल्क की कंपनीज की मिलती है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP गैप, ये पाकिस्तान के अंदर इन दो चीज़ों पे, तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। सबसे पहले कंपनीज एक्ट, पाकिस्तान के अंदर एक रूल है, एक सेट ऑफ लॉज है जिन्हें हम कंपनीज एक्ट कहते हैं। और कंपनीज एक्ट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम कंपनीज की एक्टिविटीज़ को, बिजनेसेस की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, उनको रेगुलराइज करता है, ठीक है जी, यानी कि उनको रेगुलेट करता है। वो बताता है कि यार ये काम करना है, ये काम नहीं करना, आपने अकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी। कंपनीज एक्ट ने बहुत थोड़ी सी बेसिक रूल्स डिफाइन किए और फिर उन्होंने कहा कि यार इसके अलावा IFRS को भी फॉलो करो और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट जो हैं, जो बैंक के लिए हैं, जो इंश्योरेंस ने दी है, जो म्यूचुअल फंड्स के लिए हैं, जो IPSAS या SMEs के लिए हैं, इन सब के लिए जो जो मैंने रूल्स डिफाइन किए उन सबको फॉलो करना, ठीक है जी। और ये जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एक्ट है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार कुछ मेरी मेन बातें हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें ना वो सारी आपने ये IFRS वाली फॉलो करनी है। तो हम IFRS की बात कर लेते हैं। IFRS का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पूरी दुनिया की अकाउंटिंग को रेगुलाइज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स बता दिए गए हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो ये रूल्स अच्छे रूल्स समझे जाते हैं, ठीक है जी। हम लोगों का ये मानना है कि ये जो बोर्ड है जिसे IASB कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये कुछ ऐसे खैर खाहों का बना हुआ बोर्ड है जो कि पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग से मुतालिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ अच्छे रूल्स बताता है। उन रूल्स को फॉलो करने से बहुत सारे मकासद हासिल हो जाते हैं। तो ये इतने अच्छे रूल्स हैं कि हमारे मुल्क की जो कंपनीज एक्ट है उसने भी ये कहा कि यार उन रूल्स को फॉलो करें, वो बड़े अच्छे रूल्स बने हुए, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बहुत सारे ISS इशू किए हैं, IFRS इशू किए हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी विद सम एक्सेप्शंस, जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने ही कहा है कि यार इनके तमाम ISS IFRS इंटरप्रिटेशंस वगैरह फॉलो करो, एक्सेप्ट फॉर ये 1 2 3 ये चीज़ें फॉलो ना करो। तो जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने हमें स्पेसिफिकली मना कर दिया हम वो फॉलो नहीं करेंगे, अदरवाइज हम इनके तमाम ISS IFRS और इंटरप्रिटेशंस वगैरह फॉलो करेंगे। आपके करंट सिलेबस के अंदर IAS2 एंड IAS16 है, कोई IFRS आपके इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे तो यू विल सी डिफरेंट IFRS आल्सो इन योर सिलेबस, राइट। इवन आप जो फाइनल स्टेज पे जाएंगे तो फाइनल स्टेज में तो तमाम ISS, तमाम IFRS, तमाम इंटरप्रिटेशंस वगैरह सारी मिल के आपकी अकाउंटिंग का सिलेबस बनाएंगी, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ IFRS एंड ISS। हम लोगों ने इन रूल्स को फॉलो करना होता है और इन रूल्स के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, अनटिल अनलेस के वो रिक्वायरमेंट्स हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं, हम उस वक्त तक उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे। जब अप्लाई नहीं होती होंगी हम उन्हें कहेंगे कि यार ये वाली जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये हमारे ऊपर फॉलो नहीं होती। लेकिन ये भी बताना पड़ेगा, ये ना हो कि आप कहें कि अच्छा वो XYZ रिक्वायरमेंट है वो हमारे ऊपर फॉलो अप्लाई नहीं होती तो हम इसको फॉलो नहीं करते। हम कहेंगे कि भाई ये जो XYZ रिक्वायरमेंट है दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आवर बिजनेस, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम IFRS को फॉलो करते हुए बात करते हैं। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये डिफरेंट ममालिक के अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स को मिला के एक बोर्ड बना हुआ है जो कि ये
काम करता है। जी जनाब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में हम लोग अब बात करने लगे। हमने बात की थी कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक टाइप को हम लोग कहते हैं इंटरनल यूजर्स, ये वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर हैं और कंपनी के बारे में काम कर रहे हैं, और वो यूजर्स जो कि कंपनी के बाहर हैं लेकिन फिर भी कंपनी में उनका इंटरेस्ट है, उनको हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में हम लोगों ने बात की कि वो होते हैं जनाब कंपनी के केस में कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उसके इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। दे आर इंटरेस्टेड कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, क्या इस कंपनी में रहने का, क्या इस कंपनी में काम करने का हमें फ्यूचर में कोई फ़ायदा होगा, क्या ये कंपनी हमें फ्यूचर में सैलरी में इंक्रीमेंट देगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉई का कंसर्न होती हैं। क्या ये कंपनी जो है कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो कि इलीगल है, क्या इस कंपनी में मुझे पर्सनल ग्रोथ मिल रही है, क्या इस कंपनी में मुझे सोशल ग्रोथ मिल रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक कंपनी अपने एक एम्प्लॉई जो है वो अपनी कंपनी अपने बिजनेस के लिए देख रहा होता है। इसके अलावा जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि मैनेजर्स हैं जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। मेजॉरिटी केसेस में उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी क्या काम कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हों जिनके साथ मैनेजर का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, जिनके साथ मैनेजर की डायरेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग वालों को शायद ये ना पता हो कि जो प्रोडक्शन का स्टाफ है उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि मार्केटिंग तो एक डिफरेंट चैनल पे चल रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो डिपार्टमेंट है उसको शायद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ना पता हो, क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चुप करके आराम सुकून से साइड पे बैठ के अपने काम कर रही होती है। तो इस तरीके से मैनेजर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में कि कंपनी क्या कर रही है, और ये इन्फॉर्मेशन वो अब आगे फिर पर यूज़ भी कर सकते हैं। देयर कैन बी अनदर टाइप हायर मैनेजमेंट, या जिनको हम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कहते हैं, वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है उसको देखते होंगे, उसको पढ़ते होंगे। बहरहाल उनके थ्रू तो सारी इन्फॉर्मेशन निकल के जाती है, लेकिन दे माइट बी इंटरेस्टेड कि बिजनेस की आउटलुक क्या बनती है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की आउटलुक क्या बनती है। ये तो थे जनाब इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो कि कंपनी के अंदर है। हम लोग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं और ये देखते हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं और इनका क्या क्या इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो सकता है डेट इज द इन्वेस्टर, जो कि बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। बिजनेस को पैसे चाहिए, बिजनेस ने शेयर इशू किए मार्केट में और लोगों को कहा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि ये बिजनेस जो है ये ब्लूम करे। तो मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो मैं कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मैं क्या देखूंगा कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही, कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये कंपनी डूबने वाली है, लिक्विडेट होने वाली है, और क्या ये कंपनी जो है ये वो काम कर रही है जो कि मेरे लिए सूटेबल है। ठीक है, आप इस तरह की तमाम चीज़ें देखेंगे। क्या इस कंपनी का ओनर होना कोई मसला तो नहीं होगा इसमें, क्या कहीं ऐसे तो नहीं है कि मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ना हो कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसके जो कस्टमर्स थे या जो इसके जो क्रेडिटर्स थे मैं उनको पैसे पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें जितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा उतने का मैं इसमें जिम्मेदार हूँ, जितने का मैं इसका ओनर हूँ उतने का मैं इसमें जिम्मेदार भी हूँ। ठीक है जी, ओनरशिप के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ देख रहा होगा कि कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी, कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करूं और मुझे उसके बाद कोई बेनिफिट ना मिले इसमें से। तो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के प्रॉफिट्स में है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम को बड़े गौर से देख रहा होगा। इसके अलावा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस बात में भी है कि इस कंपनी के एसेट्स कितने, ठीक है, जितने कंपनी के ज़्यादा एसेट्स होंगे इस कंपनी के रिसीवेबल्स कितने हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है कि इस कंपनी के बहुत सारे पेएबल्स हैं। ठीक है जी, ये ना हो कि कंपनी के एसेट्स कम हो और इसके पेएबल्स ज़्यादा हो और कंपनी जो है वो इस वक्त नेगेटिव सिचुएशन में खड़ी हो। ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव साइड पे है, कंपनी ने लेने लोगों से कम है और देने लोगों को ज़्यादा है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी इन्वेस्टर जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिल रही होगी। तो इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा कंसर्न है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि जारी बात है उसने अपनी जेब से पैसे निकाल के देने हैं। इसके अलावा लेंडर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार देना होता है, फॉर एग्जांपल बैंक्स वगैरह। ठीक है, या वो दोस्त ऑनर्स के जिन्होंने कंपनी से या बिजनेस से जो है ना वो बिजनेस को उधार देना है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार कुछ पैसे चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए। तो एक बंदा बिजनेस में पैसे क्यों लगाएगा, एक अक्लमंद आदमी उस बिजनेस को पैसे क्यों देगा उधार में जिस बिजनेस से लग रहा है कि ये बिजनेस जो है ये प्रॉफिट में नहीं है, ये लॉस में जा रही। बैंक किसी भी ऐसे बंदे को उधार पे पैसे नहीं देगा, बैंक किसी भी ऐसे बंदे को लोन नहीं देगा, किसी भी ऐसे बिजनेस को लोन नहीं देगा जो कि
इस वक्त वैसे ही फाइनेंशियल इश्यूज में से गुजर रहा है, ठीक है। बैंक देखेगा डेफिनेटली, आप कोई बंदा जब फाइनेंशियल इश्यूज में होता है फिर ही वो लोन लेने जाता है, लेकिन बैंक देखेगा कि क्या ये बंदा जो है इसके पास इतने एसेट्स हैं कि कल को अगर ये मेरा लोन ना दे सके तो मैं इसके एसेट्स बेच के पैसे पूरे कर लूँ। कहीं ऐसे तो नहीं है कि इसने 15 बैंकों से लोन लिया हुआ है और सब लोगों को एक ही एसेट दिखाया हुआ है कि देखो मेरे पास ये एसेट है, मैं अगर तुम्हारे पैसे ना किए तो मैं ये एसेट बेच दूंगा और तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो लेंडर्स का भी एक बिजनेस में बहुत हैवी इंटरेस्ट होता है कि क्या ये बिजनेस इस काबिल है कि वो उनको पैसे वापस कर सके। इसके अलावा कंपनी के जो सप्लायर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि क्या ये बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा रहा है, कि क्या ये इसकी इतनी एक्टिविटीज चल रही हैं कि ये हमें बाद में पैसे वापस दे दे। कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि इस बंदे को जो सामान दिया है वो बाद में हमारा बैड डेट हो जाए, ठीक है। हमने देखा, हमने पढ़ा कि जनाब जब हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट निकाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा हमारा एक कस्टमर था वो फाइनेंशियल क्रंच में, तो अब उसके पैसे हमारे बैड डेट हो जाएंगे, उसके पैसे रिकवर नहीं हो सकेंगे, उसको हम एक्सपेंस आउट कर देते थे। सो द थिंग इज कि कहीं ऐसे तो नहीं होगा, हमारा सप्लायर भी तो ये देख रहा है ना कि कहीं हम बैड डेट ना हो जाए उनके, ठीक है जी। कोई और ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह हैं वो सारे देख रहे हैं हमारे बिजनेस को, दे विल बी इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस। वो दुआ भी कर रहे होंगे कि या अल्लाह ये बंदा ये बिजनेस चले, ये डूबे ना, जहां तक हो सका वो हमारे बिजनेस की हेल्प भी कर रहे होंगे। अगर किसी ने हमें पैसे दे दिया है वो भी हमारे बिजनेस की हेल्प करेगा, वो हमें सपोर्ट देगा, वो हमें मशवरे देगा, वो हमसे हमदर्दियां करेगा अगर हमारा बिजनेस जो है ना वो डूब रहा होगा। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में, एक्सटर्नल यूजर्स में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इन लोगों का हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट क्या है, ये लोग हमारे बिजनेस की में किस तरह से इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड इसलिए होती है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे उतना ज़्यादा आप गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ नेट प्रॉफिट टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये एक रफ सा एस्टीमेट मैंने आपको बताया, डिफरेंट टाइप के रूल्स हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट है जो टैक्स को डील करता है। तो मैंने वैसे आपको ओवरऑल बताया कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा आप टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में होगा कि आप भी प्रॉफिट कमाते रहें, आप गवर्नमेंट से चीज़ें परचेज करते रहें। हो सकता है गवर्नमेंट आपकी सप्लायर भी हो या गवर्नमेंट आपकी कस्टमर हो, तो गवर्नमेंट जो है वो आपसे चीज़ें परचेज कर रही है या आपको चीज़ें सेल कर रही है, कुछ चीज़ें आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो इस केस में भी गवर्नमेंट बड़ी इंटरेस्टेड होगी कि आपका बिजनेस चलता रहे और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहे, गवर्नमेंट आपसे ट्रांजैक्शंस करती रहे, राइट। तो ये गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक और इंटरेस्ट भी तो है कि इसने अपनी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है जी। हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लोगों को नौकरियां दे। तो जो बिजनेस नौकरियां दे रहा होगा, एक बिजनेस, एक फर्ज करें एक बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर 800-900 लोग काम कर रहे हैं, 1000 के करीब लोग काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस बिजनेस को बड़ा सपोर्ट करेगी कि ये बिजनेस चलता रहे। इस बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अगर ये लोग काम करना छोड़ गए या ये बिजनेस बंद हो गया तो वो 800-900 वो 1000 लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए, वो अजीब किस्म की जो है ना वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डेफिनेटली ज़रूर बनेगा, ठीक है जी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और चीज़ देखनी होती है विच इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट का ये भी इंटरेस्ट होगा कि क्या आप इन्वायरमेंट को ख़राब तो नहीं कर रहे। अगर आप इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं तो वो इसको भी मिटिगेट करने की कोशिश करेगा, इसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। सिमिलरली पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, जो आपकी फैक्ट्री के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो नॉर्मली आपके बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है, उनका भी इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप उस एरिया में अपनी विसिनिटी में पॉल्यूशन फैला रहे हैं, आपका बिजनेस तो ठीक चल रहा है लेकिन आप एक ऐसा वेस्ट निकालते हैं, वो एक ऐसी वेस्ट आपकी मशीनरी से निकलती है जो कि इर्द गिर्द के इलाके की जरखेज़ी को कम कर रही, कोई ऐसी एयर पोल्यूशन है जिसकी वजह से लोगों में फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां फैल रही। तो गवर्नमेंट जो पब्लिक है वो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगी, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होगी, पब्लिक भी इंटरेस्टेड होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर वही एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कनेक्टेड इंडस्ट्रीज। अब कनेक्टेड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एक फैक्ट्री है जिसमें 10,000 लोग, 1000 लोग काम करते हैं। 10,000 तो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जाती है, हम 1000 लोगों की बात करते हैं। 1000 लोग एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उन 1000 लोगों को खाना खिलाने के लिए फैक्ट्री के इर्द गिर्द शायद कुछ 20-25-30 आपके जो है ना वो होटल बने होंगे जहाँ पे खाना खिलाया जाता है। डिफरेंट टाइप के फूड चेन्स बनी होंगी, डिफरेंट टाइप के बर्गर वाले आ रहे होंगे। जब 1000 लोग काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 700-800 मोटरसाइकिल्स उस एरिया को जाती होंगी
तो उस रास्ते में मोटरसाइकिलों को पंचर लगाने वाले, मोटरसाइकिलों को ठीक करने वाले बहुत सारे लोगों की जो है ना वो रोजी चल निकलेगी। इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं कनेक्टेड इंडस्ट्रीज। अगर लोग काम कर रहे हैं और वो फैक्ट्री दूर है तो बहुत सारे लोग उस फैक्ट्री के जो मजदूर हैं उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देना शुरू कर देंगे। इस तरह की सोसाइटीज को कनेक्टेड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो लोगों का ये भी इंटरेस्ट होता है जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज होती हैं। अब देखें, एक बंदा है जो बाहर चाय लगाता है, चाय का स्टॉल लगाता है, अब वो भी दुआ कर रहा होगा कि यार ये बिजनेस चले, ये बिजनेस चलेगा तो लोग इसके पास आएंगे और लोग जो है ना वो इस बंदे से चाय पियेंगे। जो भी जितने भी थोड़े से लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, तो उससे चाय पियेंगे तो उसकी रोजी रोटी भी लगेगी, राइट। सो देयर आर ए लॉट ऑफ कनेक्टेड इंडस्ट्रीज जो कि एक इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड होती हैं, एक बड़े बिजनेस के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। कस्टमर्स हो गए। कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो कस्टमर्स भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। कस्टमर देखिए ना, आप एक बंदे को सप्लाई कर रहे हैं, उस बंदे को आप गुड सप्लाई कर रहे हैं तो ही इज इंटरेस्टेड कि आपका बिजनेस चले, क्योंकि ये ना हो कि वो आपसे सप्लाई लेता रहे, किसी और बंदे से बिजनेस के ताल्लुकात क्रिएट ना करे, किसी और बंदे से सप्लाई ना ले, आप एक दिन अचानक से शट डाउन हो गए, उसकी सप्लाई बंद हो गई। अब वो ढूंढ रहा है कि यार मुझे अब कौन बंदा सप्लाई करे। वो एक सप्लायर के पास गया, उसने कहा यार अभी तो मेरे तमाम कस्टमर्स लगे हुए हैं तो मैं तो नहीं अब आपको ये वाला रॉ मटेरियल दे सकता। फॉर एग्जांपल, वो कपड़ा लेता था और वो कपड़े को बना के सेल करता था, आप उसको कपड़ा बेचते थे, आप उसको कपड़ा रोल्स की फॉर्म में, थान की फॉर्म में बेचते थे, आपने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। अब वो बेचारा मारा मारा फिर रहा है, मुझे कहीं से कपड़ा मिले तो मैं अपनी फैक्ट्री चलाऊँ और जो भी मैंने सीना है उससे स्टिच करनी है वो मैं सारा स्टिचिंग यूनिट चलाऊँ। तो कस्टमर्स का भी आपके बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, ताकि वो, क्योंकि देखें ना, एक तरह से जो कस्टमर है वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसे रॉ मटेरियल देंगे तो वो काम करेगा, और अगर आपने उसे रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया, उसको कहीं और से रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो जब वो कहीं और से रॉ मटेरियल परचेज करेगा, शायद उसको उतनी अमाउंट पे ना मिले, शायद उसको उतनी जल्दी ना मिले, शायद उसको कोई जो है वो ना दे स्टॉक के, भाई कौन हो तुम और कहाँ से आ गए। तो इस तरीके से एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपके चलने का और आपके ना चलने का, आपके प्रॉफिट्स का और आपके लॉसेस का अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि क्या इस बिजनेस के साथ एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनका कॉन्सेप्ट और उनका कंसर्न हम लोगों ने डिस्कस किया कि उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका बिजनेस के अंदर क्या कंसर्न है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप लोग इस वीडियो को आपने यकीनन सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आप रेलिवेंट एरिया अपनी बुक से पढ़ लीजिए, दैट विल बी इनफ फॉर दिस टॉपिक।